हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सुपर फास्ट सीरीज का दूसरा वन शॉट, जिसमें हम विद्युत धारा की पूरी इकाई को कवर करेंगे। इसमें सभी परिभाषाओं को एक एक करके देखा जाएगा। चीजों को थोड़ा स्पीड में लेकर के हम चल रहे हैं ताकि पूरा रिवीजन हो जाए काफी कम समय में। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ फार्मूलों के जो डेरिवेशन है उनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ आंकिक प्रश्नों की भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। केवीएल केसीएल किसी सर्किट पर कैसे लगाया जाता है, किरचॉफ के नियमों को कैसे लगाया जाता है विद्युत परिपथ में, उन सब के बारे में बात करेंगे। और उपकरण पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी। तो आइए आज का वन शॉट स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी विद्युत धारा। अगर विद्युत धारा के बारे में बात करें तो हम कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन याद रखेंगे ये किसी पृष्ठ के लिए परिभाषित होती है, तो उस पृष्ठ से आवेश का नेट प्रवाह होना आवश्यक है। जैसे यहां पर कोई पृष्ठ लिया गया, इधर से आवेश जा रहा है दूसरी साइड में, तो हम कहते हैं यहां पर धारा प्रवाहित होगी I इज इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं dq बाई dt। और अगर dq बाई dt लिखते हैं तो यहां पर जो ये I होगा इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा। ये तात्क्षणिक धारा है और यहां पर प्रवाहित आवेश निकालना होता है तो हम इसे I dt कर देते हैं समाकलन करके, यहां से आवेश मिल जाएगा। अगर हम औसत धारा के बारे में बात करें I एवरेज, तो इसे लिखा जाता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा T, ऐसे लिखते हैं। यहां पर I एवरेज क्या है, औसत धारा है। और यहां जब हम प्रवाहित आवेश निकालेंगे तो वो निकल के आएगा I एवरेज इंटू डेल्टा T, इस तरह से निकाल सकते हैं हम। इंटीग्रेशन का मतलब I dt कर्व दिया गया होगा, उसका इंटीग्रेशन हम अगर इंटीग्रेशन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालेंगे तो वो क्यों हमें देगा। तो धारा के बारे में ये बात की कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा तात्क्षणिक होती है और औसत धारा हो सकती है। यहां पर कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये वृत्ताकार पथ है, इस वृत्ताकार पथ में कोई आवेश है जो v वेग से घूम रहा है, ठीक है, और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दे रखी है r, तो इसके सापेक्ष जो धारा बनती, धारा क्या लिखी जाती, आवेश बटे समय। तो समय यहां हो जाएगा इसका आवर्तकाल, तो क्यू अपान समय लिखेंगे तो 2 पाई आर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। तो यहां जो धारा निकल के आती है वो क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर लिखा जाता है, ये बनेगा, ठीक है। तो क्यों आवेश अगर आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान होगा तो इतनी धारा बनेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिंग है, इसको क्यों आवेश दिया गया है और ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो अगर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही अपने इस अक्ष के परितः, तो हम यहां से लिखते हैं धारा I बराबर Q अपान T। तो इसे लिख सकते हैं Q और डिवाइडेड बाई T को क्या लिखा जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये बन जाएगा Q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अगर किसी भी वलय के ऊपर आवेश वितरित होगा, एक समान रूप से हो या असमान रूप से हो, उसके सापेक्ष धारा बनेगी Q ओमेगा अपान 2 पाई। अगर Q आवेश आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो धारा बनेगी Q V बाई 2 पाई आर। यहां बात कर लेते हैं कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। धनावेश की ओर तथा ऋणावेश की दिशा के विपरीत धारा प्रवाहित होती है। अगर हम बात करें कि अगर ये प्लस चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में चलेगी। लेकिन अगर कोई माइनस चार्ज है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। यहां जो चलती है इसे कहते हैं हम कन्वेंशनल करंट, और यहां जो चलती है इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और इसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये विद्युत धारा के बारे में बात हो गई। सवाल दे रखा कि 5 एम्पियर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है, तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो 5 एम्पियर धारा हो गई। प्रति मिनट मतलब समय दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हो गए प्रति मिनट। अनुप्रस्थ काट से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो हम लोग जानते हैं कि I बराबर अभी पढ़ा Q अपान T होता है, और पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था Q बराबर N लिखते हैं अपान T लिखते हैं। तो इन्होंने कहा कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो N बताना है, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, IT डिवाइडेड बाई E बनेगा। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, और T की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो T की वैल्यू 60 है, और डिवाइडेड बाई में E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। तो यहां से N की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 गुणा यहां बन जाएगा 600 और गुणे 10 की घात प्लस का 19 बनेगा ये, और बटे में बन जाएगा 16। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 21। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे जो गुजर रहे होंगे प्रति मिनट उस चालक से होकर के। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से हमें फार्मूला यूज करना होता है। तो फार्मूला I का हम लोगों ने अभी पढ़ा Q अपान T है, इसको अब याद रखेंगे NE बाई T भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं धारा घनत्व के बारे में। तो हम लोग जानते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित किया जाता है। जे बराबर होता है I बाई ए। यहां पर जो सामने फिगर दिया गया है, इस फिगर में हम यहां से अगर इसे ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं और यहां जो बहने वाली धारा है वो I है, तो फार्मूला लिखा जाएगा I बाई ए। ये हो जाएगा एम्पियर, मात्रक लिख रहे हैं इसका, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका मात्रक। ठीक है। और अगर जे की वैल्यू लिखी जाए, यदि अनुप्रस्थ काट ना हो, अनुप्रस्थ काट होने का मतलब ऐसा हो, कोई चालक कुछ ऐसा बनाया गया है, ऐसी हो, इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही हो आई, तो अगर इस तरह से धारा प्रवाहित होगी तो हम यहां एक लाइन खींच सकते हैं। ये एंगल अगर मान लेते थीटा दिया गया है और ये सेक्शन ए है, तो इधर जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, इसे क्या लिखा जा सकता है, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहां जे का फार्मूला बन जाएगा आई डिवाइडेड बाई ए को लिखेंगे ए कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट यहां से आई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, जे ए कॉस थीटा। तो आई बराबर क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, आई बराबर हो जाएगा जे डॉट ए, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ऑब्लिक सेक्शन होगा तो इस तरह काम करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम आई बाई ए लगा लिया करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। दो तरह की धाराएं अभी पहले पढ़ी, एक कन्वेंशनल होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होती। अब पढ़ते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। एक ऐसी धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ नियत रहे, जैसे ये देखिए यहां पर आई धारा है, लगातार ये आई बनी हुई समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी धारा हो जिसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो लेकिन दिशा ना बदल रही हो, तो मैग्नीट्यूड यहां पर धारा आई है, ये टी है, समय टी है, धारा आई है। तो यहां पर लिखा भी गया है कि यदि धारा की दिशा नियत है तथा परिमाण परिवर्ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं, परिवर्ती दिष्ट धारा कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं नियत दिष्ट धारा, नियत दिष्ट धारा। तो परिमाण बदल रहा हो, दिशा ना बदल रही हो, तो भी हम कहेंगे वो दिष्ट धारा ही है, बस परिवर्तित दिष्ट धारा होगी। दूसरा डेफिनेशन क्या है, वह धारा जिसका परिमाण तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहे हो, लेकिन एक निश्चित समय के बाद दोहराया, अपनी वो पूर्व अवस्था को दोहराता हो, तो हम उसे कहते हैं वो एसी होगा या प्रत्यावर्ती धारा होगा। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहां से देखें, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, इस तरह से लगातार चलता जा रहा है। यहां पर ये दे रखा है समय टी, यहां पर धारा है आई। तो ये धारा देखो पॉजिटिव है, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव चल रही है, तो अपना दिशा भी परिवर्तित कर रही है और परिमाण भी लगातार इसका परिवर्तित हो रहा है। यहां से यहां तक देखें सेम दिख रहा, उसके बाद आगे वाला जो चक्र बनेगा वो भी सेम बनने वाला है। तो ये एक निश्चित समय के बाद अपनी पूर्व स्थिति को फिर से दोहराती है, या इसके जो दोलन होते हैं निश्चित समय बाद अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते, तो हम कहते हैं यहां पर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। आगे जब हम लोग बात कर रहे होंगे इसी के बारे में, तब इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि धात्विक चालकों में जो धारा प्रवाहित होती है वो कैसे होती है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये एक चालक दिया गया है, इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं लगाया गया है। तो चालक के सिरों पर अगर कोई विभवांतर नहीं लगाया गया होगा तो चालक रूम टेम्परेचर, जो कमरे का ताप होता है, वातावरण से उष्मा लेगा और इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी यादृच्छिक गति करना शुरू कर देते, किसी भी दिशा में गतिमान होना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कोई भी रैंडम मोशन हो रहा होगा इनके बीच में, ऐसा। यहां पर क्या है, चालक है बिना विभवांतर का, इसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं लगाया गया है। यहां पर यादृच्छिक गति हो रही है, यादृच्छिक गति हो रही है, रैंडम मोशन हो रहा है। इस रैंडम मोशन की वजह से अगर कोई सेक्शन लिया जाए, यहां कहीं पर एक सेक्शन लिया जाए और इस सेक्शन को देखा जाए, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगी, उतने ही समय में कुछ उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरी तरफ से पहली तरफ निकल के आएगी। मतलब अगर 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो उसी समय में 5 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। तो इस पृष्ठ से आवेश का नेट प्रवाह तो शून्य हो गया, और अगर नेट प्रवाह बराबर 0 निकल के आ रहा है तो हम कह रहे हैं यहां पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है उसे हम कहते हैं ऊष्मीय वेग, और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड
इसे हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। इतना वेग होने के बावजूद भी धारा प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित कर दिया जाए, यहां पर हम लोग एक बैटरी लगा लेते हैं, ये बैटरी है, सेल लगा लिया गया, ये माइनस ये प्लस V वोल्ट का सेल है, बैटरी है। अब देखा जाए तो ये पॉजिटिव एंड से जुड़ा है, तो इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, इधर वाला नेगेटिव बनेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गतिमान है, तो ये क्या करेंगे, धन वाले की तरफ गतिमान होना शुरू होंगे। तो यहां पर डायरेक्शनल फ्लो देता है, ये एक दिशा में गतिमान होना शुरू हो जाते हैं। और निश्चित दिशा में गतिमान होने की वजह से अब अगर यहां पर कोई पृष्ठ लिया जाए, अगर ये कोई पृष्ठ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस दिशा में जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में गतिमान होंगे तो बताओ पृष्ठ से नेट आवेश क्या होगा, नेट आवेश का जो प्रवाह होगा वो शून्य नहीं होगा। और नेट आवेश का प्रवाह अगर शून्य नहीं होगा तो परिपथ में धारा बनेगी। इसीलिए कहते हैं किसी चालक से धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक है कि चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है। विभवांतर कैसे बनाया जाता है, तो बैटरी या सेल की सहायता से हम बनाते हैं, जो किसी चालक के अंदर आवेश का निरंतर प्रवाह बनाए रखती है। तो ये हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं इनके वेग को कहा जाता है अपवाह वेग, अपवाह या अनुगमन वेग, और इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कमरे के ताप के बारे में बात की जा रही है। तो ये डाटा है जो याद रख सकते हैं धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश के प्रवाह। आगे अगर बात करें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ तथा श्रांतिकाल क्या होता है, तो यहां हम लोगों ने अभी देखा कि चालक अगर कमरे के ताप पर रखा गया, उसके सिरों पर कोई विभवांतर आरोपित नहीं किया गया है, तो वो इलेक्ट्रॉनों का जो उसमें गति हो रही होगी, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहे होंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, और यादृच्छिक गति करेंगे तो उसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, कोई धारा नहीं बनेगी। लेकिन ये लगातार जो टकराते रहते हैं, इनके सापेक्ष इनको परिभाषित किया जाता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच सरल रेखीय पथ पर चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉन का मुक्त पथ कहते हैं, और इसका जो माध्य निकल के आता है इसे हम मुक्त माध्य पथ लैम्डा कहते हैं। ठीक है। और इसके बीच में जो समयांतराल लगता है उसे हम श्रांतिकाल कहते हैं, या रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है इंग्लिश में। और श्रांतिकाल को हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। मुक्त माध्य पथ 10⁻⁻⁹ मीटर की कोटि का होता है, और श्रांतिकाल लगभग 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, ये बातें याद रख सकते हैं। डेफिनेशन अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, धातुओं में गति करते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार धनायनों से टकराते रहते हैं। प्रत्येक टक्कर के बाद उनके गति की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो समय लगता है उसे हम श्रांतिकाल कहते हैं। और मुक्त पथ पर चलते हुए जो मुक्त माध्य पथ निकल के आता है वो उनका औसत होता है, तो उसे हम मुक्त माध्य पथ लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और जिस वेग से चलते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। देखो ये लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग ये होता है कि किसी चालक में गतिमान इलेक्ट्रॉन, ये कोई चालक है, इसके सिरों पर विभवांतर लगाया गया, इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहे होंगे इनका जो औसत वेग होता है, लिखा है डेफिनेशन, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर अगर लगाया जाता है तो चालक के अंदर के मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गतिमान होते हैं। ये प्लस है, ये माइनस, तो ये माइनस बनेगा, इधर वाला प्लस बनेगा। ये निम्न विभव उच्च विभव की ओर गतिमान होते हैं। तो कह रहे हैं जिस औसत वेग से गतिमान होते हैं उसे अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर इसका हम रिलेशन जानना चाहें तो VD बराबर क्या लिखा जा सकता है, VD बराबर लिखते हैं EE डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ। इस तरह से लिखा जाता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर लगाएंगे तो E के ऊपर लगाएंगे या माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो VD जो अनुगमन वेग होता है EE बाई m, स्मॉल e इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, E है जो यहां वैद्युत क्षेत्र लगाया गया बाहर से, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टाउ क्या है श्रांतिकाल है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है। आगे बात करते हैं कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। यहां पर मान लेते हैं कि एक क्रॉस सेक्शन लिया गया जिसकी दूरी क्या है डेल्टा x है, और यहां पर प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर हम स्मॉल n से लिख लेते हैं तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका आयतन लिखें तो आयतन क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो गई लंबाई, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर a ले लिया जाए तो इतना हो जाएगा आयतन। आयतन को गुणा करा दिया जाए किससे, n से, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई, और इसे E से जब गुणा करा देंगे तो हमें आवेश मिल जाएगा जो डेल्टा Q होगा। अब अगर हम दोनों तरफ डेल्टा T से भाग दे दें तो डेल्टा Q अपान डेल्टा T बन जाएगा। यहां पर ये डेल्टा x अपान डेल्टा T बनेगा, और ये वैल्यू बन जाएगी देखो NEA।
ये क्या है, dx बाई dt, दूरी बटे समय क्या होता है, वेग होता है। तो यहां dq बाई dt तो हम i लिख देंगे, तो i बराबर होता है NEAVD। ये फार्मूला याद रखेंगे, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध का है। I बटा a को हम J कहते हैं ना, तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, I बटा a बराबर क्या निकल के आएगा, NEVD। NEVD निकल के आएगा। तो J बराबर यहां से फार्मूला आएगा NEVD, इसमें a नहीं रहेगा। तो ये फार्मूला हो गया हमारा अनुगमन वेग और विद्युत धारा का, और ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल दिया गया 10⁻², मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मीटर क्यूब में दे रखी, इतनी धारा प्रवाहित हो रही, कह रहे हैं तार में धारा घनत्व बताओ। तो सबसे पहले J बराबर I बाई A लगा लेते हैं। I का मान कितना है, 3.2 है, 3.2 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है, 10⁻² है। तो अगर हम यहां इसे ऊपर ले जाएं तो 3.2 गुणे 10 कितना बन जाएगा, +2 बनेगा। ये आंसर हमारा हो गया। मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अगला पूछा है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बताओ, तो फार्मूला अभी पढ़ा, I बराबर क्या होता है, NEAVD होता है। यहां से हम VD की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आएगा I अपान NEA। I की वैल्यू 3.2 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में 2 गुणे 10⁻25 है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 10⁻2 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो VD की वैल्यू निकल के आ जाएगी 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन भी करना चाहे तो कर सकते हैं। यहां से ये है देखो 16, इस कट जाएगा तो डबल कट जाएगा, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेंगी तो उनको हम नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस पर सवाल। आगे बढ़ते हैं, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, तो हम जानते हैं किसी आवेश वाहक की गतिशीलता को हम म्यू से लिखते हैं, और इसको परिभाषित किया जाता है किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग मतलब VD, और उस पे जो आरोपित विद्युत क्षेत्र होता है उसके अनुपात के बराबर होती है किसी आवेश वाहक की गतिशीलता। तो ये हो गई आवेश वाहक की गतिशीलता, आवेश वाहक की गतिशीलता। अब अगर यहां फार्मूला हम लोग पुट करते हैं तो म्यू बराबर क्या निकल के आएगा, VD का मान अभी हम लोगों ने देखा था, VD बराबर होता है EE बाई M इंटू टाउ। तो ये फार्मूला अगर यहां रखा जाए तो E या फिर यहां पर हम फार्मूला रखेंगे किसी चालक, मतलब कोई भी अन्य आवेश भी हो सकता है, तो क्यू करके रख लेते हैं। तो क्यू E यहां से बनेगा, डिवाइडेड बाई में M बन जाएगा, इंटू ऊपर टाउ बन जाएगा, नीचे क्या है E है, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा, Q बाई M इंटू टाउ। ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां से E से E कैंसिल हो रहा है। तो ये भी हो गया गतिशीलता का फार्मूला। आगे बढ़ते हैं, जितने भी फार्मूले आ रहे हैं सबको याद रख सकते हैं। किसी चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। हम जानते हैं कमरे के ताप पर हो या चालक में गतिमान इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं, टकराने के बाद कुछ ऊर्जा जो होती है उष्मा के रूप में क्षय हो जाती। जो ये अवरोध होता है, इस अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। बात किया जाए प्रतिरोध के बारे में, तो अगर ये कोई चालक है, इस चालक की लंबाई को L ले लिया जाए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो हम जानते हैं R समानुपाती होता है L बटा A के। और अगर हम इसमें समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो रो L बाई A निकल के आता है। रो को क्या कहा जाता है, तो रो को कहते हैं हम प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता कहते हैं, या कुछ लोग इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसके मात्रक के बारे में बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। यहां से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं ओम इंटू मीटर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और इसको लेटर इस तरह से ओम दिखाया जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर बनेगा। तो चालक के बारे में ऐसी बात हो गई। तो किसी चालक का वह गुण जो चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है। फार्मूला इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, आगे दूसरा वाला फार्मूला अभी हम लोग ओम के नियम से प्राप्त करेंगे। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है अगर ये कोई चालक है, चालक के सिरों पर हम V विभवांतर आरोपित करते हैं, तो अगर चालक के सिरों पर V विभवांतर आरोपित किया जाए और इसमें धारा मान लेते हैं I प्रवाहित हो रही, तो हम कहते हैं चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वो समानुपाती होती है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के। तो यहां से I का मान क्या निकल के आता है, 1/R इंटू V, और इसको जब हम लिखते हैं फाइनली तो बताते हैं V बराबर क्या आएगा, IR। ये हमारे पास फार्मूला। अगर इसके बारे में यहां बात किया जाए तो कह सकते हैं इधर अगर I है और इधर V है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होगी, और इसकी प्रवणता जो होगी वो प्रतिरोध के बराबर आएगी, प्रवणता प्रतिरोध के बराबर आएगी यहां से।
तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, यहां पर हम कह सकते हैं समानुपाती चिन्ह चल रहा होगा, लगातार चलेगा। तो किसी चालक के सिरों पर जो आरोपित विभवांतर होगा, मतलब अगर हम विभवांतर किसी चालक के सिरों पर आरोपित करेंगे तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी, तो धारा प्रवाहित विभवांतर के समानुपाती होती, इस तरह से परिभाषित करते हैं। दूसरा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर ये कोई प्रतिरोध है, प्रतिरोध का सिंबल होता है आर है प्रतिरोध इसका, इसके सिरों पर अगर विभव पतन भी है तो कहते हैं विभव पतन जो होगा इस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, तो V बराबर यहां पर IR लिखा जाता है। ये बात प्रतिरोध के लिए सत्य होती है, ये बात किसी चालक के लिए सत्य होती, ध्यान रखेंगे। यहां पर ओमीय और नॉन ओमीय परिपथ के बारे में बात करते हैं, तो जहां V समानुपाती I रहता है तो वहां पर हम कहेंगे ओमीय परिपथ, जहां नहीं रहता वहां पर अनोमीय परिपथ होगा। जैसे डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये सब के बारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं, जो अर्धचालक युक्तियां होती हैं, वो सब क्या करती हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। यहां डायरेक्ट देख लेते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध से, लिख लेते हैं थोड़ा। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा में संबंध ये क्या निकल के आया है, I बराबर NEA/VD, ये संबंध निकल के आया है। अब दूसरी बात यहां से देख लेते हैं कि अगर कोई चालक है, चालक के सिरों पर हम लोग विभव लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, इसके सिरों पर V विभव लगाया गया है, तो चालक के अंदर क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा इस दिशा में, मान लेते हैं वो E है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I धारा प्रवाहित हो रही है। तो चालक में धारा I प्रवाहित हो रही। अब इसके बारे में लिखा जाए तो क्या कह सकते हैं, यहां पर जिस इन पर जो बल लगेगा तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q इंटू E, पहले वाले लेक्चर में देखा था। तो F को हम लिख देते हैं MA के बराबर, Q का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, E लिख सकते हैं, तो यहां से A निकल के आएगा E कैपिटल E बाई M, ये हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण हो गया। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण हुआ, अभी हम लोगों ने पढ़ा था VD बराबर क्या होता है, A टाउ, ठीक है। तो VD बराबर अगर A टाउ लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं A को क्या लिख सकते हैं, यहां से फार्मूले में निकाला है, स्मॉल E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ लिख सकते हैं, ऐसा बनेगा। अब ये VD का मान हम समीकरण 1 में रख दें या फिर इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। VD बराबर आएगा E, इसके बारे में यहां बात करते हैं। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है ED, ऐसे लगा सकते हैं हम। तो अगर चालक की लंबाई को मान लेते हैं L, तो यहां से लिखा जा सकता है कि V बराबर E इंटू L, अगर ये चालक की लंबाई L दे रखी है तो क्या बनेगा, यहां से E का मान V बटा L बन जाएगा, तो यहां रख देते हैं E बाई M, यहां पर बन जाएगा V बटा L, यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाउ लिख सकते हैं, समीकरण 2 हो गई। VD का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, VD का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो क्या बनेगा, I बराबर NEA/VD, VD का मान निकल के आया है EV अपान ML इंटू टाउ, ये वैल्यू आई है। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें ठीक से तो क्या बनेगा, हमें चाहिए V बटा I, तो देखो V तो लिखा ही है, इसमें I को हम बटे में ले आते हैं तो क्या बनेगा, V है, I को इधर ले आए तो ML उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ML अपान NE² A टाउ निकल के आएगा। और अगर हम लोग इसको सीधे कंपेयर करें तो देख सकते हैं किसी चालक के लिए जो राइट साइड में लिखा है वो नियत है, तो यहां से देख सकते हैं V बटा I बराबर क्या है, नियत है, और इस नियत वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो R का एक फार्मूला हमें मिल गया, ML डिवाइडेड बाई NE² A टाउ, ये फार्मूला हम लोग प्रयोग किया करेंगे। तो यहां अनुगमन वेग का सत्यापन, अनुगमन वेग के आधार पर उनके नियम का सत्यापन हो गया। इसका डिटेल अलग एक पूरा लेक्चर है, उसमें जाकर के भी इसे देख सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, अभी हम लोगों ने देखा कि R बराबर क्या होता है, रो L बाई A होता है। यहां पर हम इस रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसको हम कहते हैं प्रतिरोधकता। परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता चालक का गुण होता है। याद रखेंगे कि जो पदार्थ होता है उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। विद्युत चालकता या चालकत्व के बारे में बात किया जाए तो R बराबर रो L बाई A होता है, इसको उल्टा कर दिया जाए तो 1 बाई R बराबर 1 बाई रो बनेगा। यहां पर हम लिखेंगे A बाई L।
तो ये क्या निकल के आएगा, 1/r को हम कहते हैं स्मॉल g, जिसको कहा जाता है चालकता, और यहां पर 1/ρ को कहा जाता है सिग्मा, जिसे हम कहते हैं चालकत्व। वो होता है कंडक्टेंस, ये होता है कंडक्टिविटी। इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, तो ओम मीटर था तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बनेगा, और 1/ρ का 1 मिनट केवल ओम इनवर्स बनेगा, क्योंकि r का व्युत्क्रम 1/r का व्युत्क्रम है, इसका मात्रक आएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ध्यान रखेंगे, छोटी सी परिभाषा थी। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तो हम लोग जानते हैं R बराबर लिखा जाता है R0 1 + अल्फा t। यहां पर ये जो T होता है, T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध, और यहां पर R0 क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध, और यहां अल्फा क्या होता है, ताप गुणांक होता है, और T होता है ताप, टेम्परेचर। अगर बात किया जाए, कोई चालक है, इसकी लंबाई शुरुआत में L1 है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, और इसका आयतन नियत रखते हुए इसे खींच दिया गया, लंबाई बढ़ा दी गई। अब लंबाई हो गई L2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया A2। तो याद रखेंगे, यहां पर जो फार्मूले का रिलेशन होता है डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, L1/L2 का होल स्क्वायर निकल के आता है। नियत आयतन पर अगर हम लंबाई में वृद्धि करेंगे तो फार्मूला इस तरह से बदलेगा। यहां पर R का प्रतिशत निकालना भी सिखाया था। R बराबर होता है R2 - R1 डिवाइडेड बाई R1 × 100, प्रतिशत निकल जाता है। बात किया जाए कि अगर किसी चालक की लंबाई को n गुना कर दिया जाए, कोई चालक है, इसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई अब कर दी गई 2 गुना, मतलब n गुना कर दिया जाए तो NL हो जाएगी लंबाई। और यहां पर प्रतिरोध अगर हम कहते हैं R है, और यहां पर प्रतिरोध R न्यू है, और ये R ओल्ड है, इनमें संबंध बताओ। तो R न्यू बराबर होता है N² × R ओल्ड। अगर 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, 6 गुना करेंगे 36 गुना हो जाएगा। एक बात यहां और, अगर ये कोई चालक है, चालक की लंबाई L थी, अब इसकी चालक की लंबाई में वृद्धि की गई x%, तो x% की वृद्धि हुई। तो इसका फार्मूला भी याद रख सकते हैं, R1/R2 बराबर होता है 100/100 + x का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं। एक चालक का प्रतिरोध 8 ओम है, तो अगर चालक का प्रतिरोध 8 ओम है, कह रहे हैं उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है R जो नया वाला होता है वो बराबर होता है N² R ओल्ड। तो R नया वाला, यहां पर देखो 2 गुना लंबाई की गई, तो 2 का स्क्वायर इंटू पहले वाला प्रतिरोध R था, 8 × 32 ओम आ जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, अगला सवाल है प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोधों के संयोजन में कि यहां पर एक प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। V वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ा जाए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो यहां पर हमारे पास फार्मूला निकल के आता है R इक्विवेलेंट, R तुल्य बराबर होता है R1 + R2 + R3 प्लस ... जितने भी होंगे सब चलते रहेंगे, सबको हम जोड़ लेते हैं। अगर यहां देखा जाए तो विभव विभाजन नियम भी पढ़ाया था कि यहां पर R1 है, यहां पर R2 है, V विभव अगर लगाया जाए तो इसके सिरों पर विभव V1, इसके सिरों पर विभव V2 होगा। तो V1 बराबर लिखना सिखाया था R1/R1 + R2 इंटू लगाया गया विभव, और V2 की वैल्यू क्या निकल के आती थी, R2/R1 + R2 इंटू लगाया गया विभव, जिसे कहते हैं विभव विभाजन नियम। अगले में बात किया जाए समांतर क्रम संयोजन में, ये बन गया R1 है, R2 है, R3 है, और इनका अगर तुल्य निकाला जाए तो 1/R तुल्य बराबर निकल के आता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस ... जितने होंगे सबको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहां पर हम 2 के बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रतिरोध ऐसा लगा है, दूसरा प्रतिरोध ऐसा लगा है, इसका मान R1 है, इसका मान R2 है। तो यहां पर R तुल्य जो बनता है वो निकल के आता है दोनों का गुणन बटे दोनों का योग। ठीक है, धारा विभाजन नियम के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए कि अगर I एम्पियर की धारा है, 2 प्रतिरोध है सामने, उनमें जा रही है, एक प्रतिरोध इधर है, एक इधर है, ये R1 है, ये R2 है। पूछा क्या है कि यहां पर धारा मान लेते हैं I1 है, यहां धारा I2 है। तो I1 बराबर क्या निकल के आएगा, सामने वाला प्रतिरोध बटे दोनों प्रतिरोधों का योग गुणे आने वाली धारा जितनी भी होगी, I कैपिटल I या स्मॉल I जो भी बनेगा वो धारा होगी।
I2 लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू आने वाली धारा। इसे कहते हैं धारा विभाजन नियम। उम्मीद है ये पढ़ा होगा, याद होगा। आगे विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति के बारे में बात करें तो आप लोग जानते हैं विद्युत ऊर्जा को हम कैपिटल W से लिखते हैं। इसके फार्मूले जितने होते सारे लिख लेते हैं। VIT होता है एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर अपान R इंटू टी, तीसरा फार्मूला होता है I स्क्वायर R इंटू टी। ये सारे फार्मूले लिखे जाते हैं। जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती तो सेल द्वारा जो किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य ऊर्जा होता है विद्युत ऊर्जा। इसमें हम लिखते किस में है, जूल में लिखा जाता है। आगे बात किया जाए कि उत्पन्न ऊष्मा, तो उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग कैपिटल H से लिखते हैं। ये होती है VIT डिवाइडेड बाई 4.2, या फिर हम इसे लिख सकते हैं V स्क्वायर अपान R इंटू टी। यहां पर लिखा जा सकता है I स्क्वायर RT बाई 4.2। ये वैल्यू निकल के आती है कैलोरी में निकल के आती है। तो उत्पन्न ऊष्मा ये कैलोरी में हो गई। बात किया जाए विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं। ये होता है W डिवाइडेड बाई T। तो सब में से T हटा देंगे तो बन जाएगा VI। अगला फार्मूला बनेगा V स्क्वायर बटा R। तीसरा फार्मूला यहां से क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R। इसका मात्रक क्या होता है, तो जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, या फिर हम इसको कहते हैं वाट, WATT, वाट कहा जाता है। तो ये हो गया विद्युत ऊर्जा तथा शक्ति। यहां कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखेंगे। 1 किलो वाट घंटा जो ऊर्जा होती है उसको हम 1 यूनिट कहते हैं, और ये 1 यूनिट किसके बराबर होती है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर निकल के आती है। इसको बदलेंगे कैसे, 1 किलोवाट मतलब 3 हो गया, और यहां पर R का मतलब 3600 ऐसा बनेगा। तो हम इसे लिखेंगे 36 × 10⁵, और 3.6 जब लिखा जाएगा, 3.6 जब लिखेंगे तो 10⁻⁴ बन जाएगा 6। ये जूल में ऊर्जा निकल के आती है। ठीक है। और अगर यूनिट की संख्या निकालनी हो, यूनिट की संख्या, तो ये होता है वाट गुणे घंटा गुणे संख्या डिवाइडेड बाय में क्या होता है, 1000 होता है। यहां से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 2 बल्ब दिए गए हैं, दोनों की रेटिंग अलग अलग दे रखी है। एक 60 वाट का है, तो P1 बराबर हमारे पास कितना है, 60 वाट है। P2 बराबर दे रखा है, ये कितना है, 40 वाट है। कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनकी कुल शक्ति बताओ। यहां पर हम लोग एक फार्मूला देख लेते हैं, कभी काम आ जाए। यहां पर पहला बल्ब, दूसरा बल्ब ये लगा है, तीसरा बल्ब लगा है, श्रेणी क्रम में लगे हैं सारे बल्ब। तीन बल्ब हो गए, ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। इसकी शक्ति को P1, इसकी शक्ति को P2 लिखा जाए, इसकी शक्ति को P3 लिखा जाए, तो इस परिपथ की जो कुल शक्ति होती है P तुल्य, वो होती है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। और अगर ऐसे ना जुड़े हों, इस तरह से जुड़े हों समांतर क्रम में, इसकी शक्ति P1 है, इसकी शक्ति P2 है, इसकी शक्ति P3 है, तो यहां P तुल्य जो निकल के आता है वो डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ध्यान रखेंगे फार्मूला, जब भी पावर निकालनी हो बल्बों की तो निकाल सकते हैं। यहां पर कह रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़े गए, पहला फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग जानते हैं, अगर हम P तुल्य लिखें 2 के लिए तो वो क्या बन जाएगा, दोनों का गुणा, तो 60 × 40 बटे 60 प्लस 40 बनेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 चौक 24, 24 वाट निकल के आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात किया जाए कि विद्युत सेल क्या होता है, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा का निरंतर प्रवाह करवा सकती है। कोई चालक दिया गया हो तो चालक के सिरों पर नियत विभवांतर बना करके। दूसरी बात, यहां पर हम लोग जनरली बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में। विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बात करते हैं तो इनके बारे में याद रखेंगे। विद्युत रासायनिक सेल वो सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं तो चालक प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी तरह सेल का घोल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस आंतरिक प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे स्मॉल r से लिखा जाता है। ठीक है, या कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं, RI से लिख देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस।
सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए बैटरी जो काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहां पर बल का मतलब बल नहीं, यहां ऊर्जा होती है और विद्युत वाहक बल को हम ई से दिखाते हैं। ई बराबर होता है W डिवाइडेड बाई Q। यहां पर इसका मात्रक हो गया जूल और ये हो जाएगा कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम बनेगा। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो याद रखेंगे ये होता है विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य उस सेल का या बैटरी का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल के विद्युत वाहक बल, यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल अभी हम लोगों ने E लिखा, आंतरिक प्रतिरोध हम लोगों ने स्मॉल r लिखा और टर्मिनल विभवांतर V लिखते हैं। टर्मिनल विभवांतर होता है क्या है? तो हम जानते हैं कि सेल जिस वोल्ट का बनाया जाता है, जितने वोल्ट का बनाया जाता है, उसके टर्मिनल पर उतना पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध होने की वजह से कुछ क्षय हो जाता है और क्षय होने के बाद जो विभवांतर होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। अब इन तीनों में संबंध बताना चाहते हैं तो यहां से देखो, ये है R प्रतिरोध, यहां पर एक बैटरी है, इसका ये आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, सेल है आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, ये E दे रखा है, स्मॉल r दे रखा है। मान लेते हैं इसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है। स्मॉल i लिखना चाहें तो स्मॉल i लिख सकते हैं। स्मॉल i धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां से पहला रिलेशन डायरेक्ट हम यहां पर बताते हैं। कैसे रिलेशन आते हैं? E बराबर, या फिर हम V बराबर लिखें टर्मिनल विभवांतर, तो होता है E माइनस आई आर। अगला रिलेशन यहां से लिखा जाए, स्मॉल r बराबर क्या होता है? तो कैपिटल R होता है। यहां होता है E बाई वी माइनस 1। ये दो रिलेशन हम याद रख सकते हैं। विभव मापी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी इस R का काम आएगा। और ये हो गया टर्मिनल विभवांतर बराबर होता है विद्युत वाहक बल माइनस I इंटू आर, जो I धारा प्रवाहित हो रही होगी इस परिपथ के अंदर। आगे बात किया जाए किरचॉफ के नियम, तो किरचॉफ के नियम बहुत पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। इन्होंने दो नियम दिए थे किसी विद्युत परिपथ को हल करने के लिए। तो पहला नियम दिया था धारा नियम, या हम इसको कहते हैं प्रथम नियम, प्रथम नियम, या इसको कहा जाता है संधि नियम। सब इसी के नाम है, संधि नियम भी इसी को कहा जाता है। अब ये क्या होता है? तो कहते हैं किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये अगर I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये जो धाराएं दे रखी हैं वो है I4, ये I5 है। तो इसमें दो साइन कन्वेंशन यूज किए जाते हैं। जाने वाली धाराओं को अगर हम पॉजिटिव लिखते हैं तो आने वाली संधि की ओर आने वाली जो धाराएं लिखी जाती हैं उनको हम निगेटिव लिखते हैं। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आने वाली धाराओं को पॉजिटिव से अगर लिखो तो जाने वाली धाराओं को निगेटिव से लिखो। इनको फिर निगेटिव से लिखना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, चिन्ह परिपाटी प्रयोग की जा सकती है। तो यहां पर हम पहली साइन कन्वेंशन यूज करते हैं कि संधि की ओर जो संधि जाने वाली धारा जो बाहर जा रही है वो पॉजिटिव है और जो आ रही है वो निगेटिव है। तो बाहर जाने वाली कौन कौन सी धाराएं हैं देखो, तो I5 है प्लस I4 है, ये दो जाने वाली धाराएं हैं, और प्लस लगाएंगे, इनको लिखेंगे आने वाली धाराओं को, तो माइनस I1 लिखा जाएगा, माइनस I2 लिखा जाएगा और माइनस I3 लिखा जाएगा। बराबर में क्या होना चाहिए? 0। तो इस नियम को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा I बराबर 0। सभी योग शून्य होते हैं, धारा का बीजगणितीय योग। तो यहां से पता चल रहा है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा वो किसके बराबर होगा? I4 प्लस I5 के। ये क्या है देखो, समेशन है I, कौन सी I का? तो ये है आउटगोइंग, बाहर जाने वाली जो धारा है, और ये समेशन किसका है? I इनकमिंग का है, आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है। तो दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला नियम क्या है? वोल्टेज नियम। इसके बारे में यहां पर एक बात याद रख सकते हैं, ये किस पर आधारित है? तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और जो आगे वाला नियम है, इस नियम को हम वोल्टेज नियम कहते हैं, या फिर इसको हम इसे दूसरा नियम भी कहते हैं, दूसरा नियम भी कहते हैं, या फिर हम इसे लूप नियम भी कहते हैं, लूप नियम कहते हैं। ये किस पर काम करता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पथ के अनुदिश सभी अवयवों में होने वाले विभव पतन के रहा होगा वोल्टेज ड्रॉप, उस सबका योग शून्य होता है। कैसा? अगर हम यहां पर एक बैटरी लेते हैं, ऐसा कुछ लिया गया, यहां पर कुछ ऐसा है, यहां पर एक बैटरी ली गई, यहां पर एक प्रतिरोध लगाया गया, इन सब के बारे में यहां पर ऐसे हम लिखते चले गए, ठीक है। अब अगर इन्हें देखा जाए तो क्या होगा? ये हम E1 मान लेते हैं, ये हो गया E2, ये है R1,
ये है R2, ये है R3 और ये हम R4 मान लेते हैं। तो इसमें साइन कन्वेंशन कौन सा प्रयोग किया जाता है उसी के बारे में बात करते हैं। तो धारा प्रवाह किसी एक दिशा में करवा देते हैं हम लोग पहले। तो मान लेते हैं धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इससे लगाते हैं I धारा प्रवाहित हो रही। तो I धारा प्रवाहित होगी तो सब में I धारा जाएगी, क्योंकि एक ही रास्ता है जाने का, I धारा ऐसी है, ठीक है। तो अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जहां से एंटर करेगा माइनस लगाएंगे, यहां से प्रवेश कर रही है तो प्लस माइनस लगाएंगे, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा ये माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस तो पहले से है। अब अगर हम लोग लिखें तो एक चिन्ह लिखना है, या तो सबके पहले चिन्ह लिखेंगे या तो सबके बाद के चिन्ह लिखेंगे। इन जनरल हम लोग पहले चिन्ह लिखते हैं। तो इस दिशा में जाना शुरू करते हैं, यहां चलना शुरू करो। सबसे पहले कौन सा चिन्ह मिला? E1 मिला, तो माइनस E1 लिख दिया। प्रतिरोध में प्लस चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा हमें, तो I इंटू R लिखेंगे, तो I इंटू R2 लिखा जाएगा। फिर यहां पर देखो R3 मिलेगा, प्लस चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा, तो IR3 मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रतिरोध मिलेगा, बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, तो प्लस यहां पर क्या मिलेगा? E2 मिल जाएगा। और प्लस लगाकर लिखेंगे तो I2 इंटू I इंटू R4 बनेगा, तो I इंटू R4 लिखा जाएगा। और साथ में जब यहां पहुंचेंगे तो प्लस बनेगा ये, और प्लस बनेगा तो इसे हम IR1 लिख सकते हैं, बराबर 0 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम साइन कन्वेंशन प्रयोग करते हैं। सबके या तो पहले चिन्ह लिखने हैं या तो दूसरे चिन्ह लिखने हैं, ठीक। तो जब भी कभी किरचॉफ के नियम की सहायता से किसी प्रश्न को हल करना पड़े तो उसमें क्या किया जाता है, ये साइन कन्वेंशन हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ये याद रखेंगे, या तो हम सबका प्लस चिन्ह लिखेंगे या तो सबका माइनस चिन्ह लिखेंगे। ऐसा नहीं कि धारा की दिशा है, धारा की विपरीत दिशा है, प्लस माइनस लगाएंगे, ये कोई साइन कन्वेंशन नहीं। ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, बहुत आसानी से चीजों को लगाया जा सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें अगर यहां पर R1 दे रखा है, इनको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, ये R1 दे रखा है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और इसमें जो IG प्रवाहित हो रही धारा का मान 0 है और ये R5 है, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित ना होने की वजह से हम लोग लिख लेते हैं R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, ऐसा लिखा जा सकता है। ये होती है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन होती है, स्थिति होती है। तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोध लगे होते हैं किसी चतुर्भुज की भुजाओं पर, और 2 विकर्ण होते हैं। एक विकर्ण पर बैटरी होती है और दूसरे विकर्ण पर धारामापी के साथ में काम कर रहा होता है एक 5वां प्रतिरोध, जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती संतुलन की स्थिति में। तो ये फार्मूला याद रख सकते हैं इसके लिए। मीटर सेतु के बारे में बात करें तो मीटर सेतु का फार्मूला क्या है, ऐसे काम करता है। मान लेते हैं कि इसमें देखो 4 प्रतिरोध हैं, ये R है, इसे हम प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं, ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। मान लेते हैं ये L डिस्टेंस पर हमें इसमें IG का मान 0 मिला। तो अगर ये L है, 1 मीटर का लंबा तार होता है, तो इधर कितना बचा रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L। तो यहां पर फार्मूला निकल के आता है R अपान S बराबर L अपान 100 माइनस L। तो S जो अज्ञात प्रतिरोध है वो कितना लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है S बराबर 100 माइनस L अपान L इंटू कैपिटल R, जो कि ज्ञात प्रतिरोध है। इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान। विभव मापी के बारे में बात करें तो एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम बहुत एक्यूरेटली चीजों को मेजर कर पाते हैं। यहां पर हमें किसी परिपथ को हल करना पड़े, उस परिपथ के बारे में अगर बात किया जाए, इस फिगर को हटा के बहुत आसान सा फिगर बना के हम समझाते हैं कि अगर ये कोई सेल है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल है, और उसका ये आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, स्मॉल RP है ये, और ये है 1 मीटर लंबा तार, या 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, 1 मीटर से ज्यादा रहता है तो हम कहते हैं कि यहां पर रीडिंग बहुत अच्छी मिल रही होगी। यहां पर एक सेल लिया जाए और उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी दिया जाए, और यहां एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया है, और यहां पर एक जैकी लगाई गई है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है, ये AB तार है, विभवमापी का तार है। इस बिंदु को P नाम दे देते हैं, इस बिंदु को नाम दे दिया जाता है Q। ये बैटरी है E और इसका प्रतिरोध है R, ठीक है। तो ER के बारे में अगर बात किया जाए, E की वैल्यू हमें निकालनी पड़े और ये X दूरी पर मिल रहा हो, और इसकी टोटल लंबाई अगर इसका टोटल प्रतिरोध दिया गया हो RAB जो है वो R के बराबर हो, तो हम यहां से E का मान लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऊपर वाले यहां विभव पतन जो होता है यहां के विभव पतन के बराबर होता है, मतलब VA माइनस VC VP माइनस VQ के बराबर रहता है। ये होती है विभव मापी की शर्त। अब अगर हम इसे निकालें E का मान, तो यहां पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तभी काम करेगा, तो सीधे सीधे E लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो हम इसमें बहने वाली धारा लिखते हैं, तो धारा कितनी आ जाएगी, EP अपान
यहां पर लिखा जाएगा कैपिटल R प्लस RP, कुल प्रतिरोध हो गया। इनटू में लिखेंगे प्रतिरोध, तो यहां से यहां का प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल लंबाई मान लेते हैं L है, तो L लंबाई का प्रतिरोध R, तो एकांक लंबाई का प्रतिरोध R बटा L बनेगा, तो X लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा, R बटा L इंटू X होगा। यहां गुणा करा देते हैं, R बटा L इंटू X। तो इसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, आगे अगर दो सेल दिए गए हैं उनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी हो तो हम ऐसा कर सकते हैं, मान लेते हैं कि पहली शर्त पर ये कुंजी बंद है, तो पहली शर्त पर अगर कुंजी बंद होगी तो यहां धारा तो प्रवाह होगा नहीं क्योंकि Ig 0 होता है, तो यहां पर लिखा जाएगा E1। और अगर हम विभव प्रवणता के रूप में बात करें तो हम जानते हैं प्रत्येकांक लंबाई में विभव पतन होता है विभव प्रवणता के बराबर। अगर हम उसे स्मॉल k से लिख लेते हैं विभव प्रवणता को, तो ये डिस्टेंस अगर L1 है, ये डिस्टेंस अगर L1 है तो यहां पर E1 बराबर क्या लिखा जा सकता है, k L1। बात किया जाए कि ये कुंजी खोल दी जाए, ऐसे ये कुंजी खोल दी गई, अब इस कुंजी को बंद कर दिया गया, तो अगर ये कुंजी बंद की जाएगी तो यहां E2 आ जाएगा। अब मान लेते हैं ये विक्षेप कहीं यहां कहीं पर शिफ्ट हो गया, ये L2 पर चला गया, शून्य विक्षेप, तो अगर यहां से लिखेंगे तो k L2 लिखा जाए, इनको भाग करेंगे तो आएगा E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2 बनेगा, तो L1 अपान L2 यहां से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कराई जा सकती है। अगले प्रयोग की तरफ बढ़े तो लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए भी हम लोगों ने फार्मूला लिखा है, स्मॉल r बराबर होता है कैपिटल R, यहां होता है E अपान V माइनस 1, ये फार्मूला लगाते हैं, जहां E होता है विद्युत वाहक बल, V टर्मिनल विभवांतर होता, R दिया गया प्रतिरोध होता, तो यहां पर जो R है वो ज्ञात प्रतिरोध है, ध्यान रखेंगे ये बात। तो अगर हम लोग इस कुंजी को खुला रखें तो बताओ यहां पर जो विक्षेप मिलेगा वो धारा इसमें जो प्रवाहित होगी उसी की वजह से मिलेगा, लेकिन यहां गैल्वेनोमीटर में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब यहां अगर P बिंदु ले लिया जाए और यहां पर हम Q बिंदु लेते हैं तो P और Q के बीच विभव क्या हो जाएगा, E के बराबर निकल के आएगा। तो इन जनरल हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो E बराबर होगा वो K हो जाएगा, और यहां पर हम इसे L1 लिख सकते हैं। बात किया जाए इस कुंजी को अगर हम बंद कर देते, जैसे कुंजी बंद करेंगे धारा प्रवाह होगा, तो अब P और Q के बीच में विभव कितना लिखा जा सकता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर होता है E माइनस IR। तो अगर ऐसी धारा प्रवाहित होगी तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हो जाएगा इसके सिरों पर विभवांतर V, और V को क्या लिखेंगे, K इंटू L2। तो अगर E बाई V लिखा जाए तो क्या निकल के आएगा, L1 अपान L2 निकल के आएगा, और E बाई V में वैल्यू अगर रख दें तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R बनेगा, ये बनेगा L1 अपान L2 माइनस 1। तो इसकी सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और किरचॉफ के नियम के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है किरचॉफ के नियम का कि दिए गए विद्युत सेल परिपथ में I का मान ज्ञात करना है। तो अगर I का मान ज्ञात किया जाए तो ये धाराएं बनी हुई हैं, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सिग्मा जो I इनकमिंग होता है, जो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, सिग्मा I आउटगोइंग के बराबर होता है, आउटगोइंग के बराबर। तो आने वाली धाराओं को पहले देख लेते हैं। आने वाली धाराएं कितनी हैं, 10 एम्पियर आ रही है और I आ रही है, बाकी तीनों जा रही बाहर। तो इनकमिंग है 10 प्लस I, जाने वाली धाराएं कितनी, 3 एम्पियर जा रही, 4 एम्पियर जा रही, 6 एम्पियर जा रही है। तो अगर हम यहां से I की वैल्यू लिखे तो देखो 3 एम्पियर निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि यहां देखो 6 4 10 बनेगा, इस 10 से कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। कह रहे दिए गए परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात कीजिए। X जो है यहां पर दिया गया है, X में कितनी धारा प्रवाहित होगी उसके बारे में बताना है। धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रत्येकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 0.01 ओम प्रति सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से यहां तक का पूरी लंबाई कितनी, तो 100 सेंटीमीटर होगा, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो ये कितना निकल के आएगा, 1 ओम आएगा। इसका मतलब ए बी जो प्रतिरोध है उसका जो लंबाई दे रखी 100 सेंटीमीटर, उसका प्रतिरोध 1 ओम दिया गया है। तो हम यहां से देख लेते हैं, ये हमारे पास X हो जाएगा, और दूसरा यहां पर आगे बनेगा वो कितना हो जाएगा, 4 ओम बनेगा। और फिर यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक प्रतिरोध बनेगा, और ये आगे बढ़ेंगे तो यहां एक प्रतिरोध बनेगा, कुछ ऐसा होगा, बीच में कोई धारा प्रवाह होगा नहीं। बैटरी कितनी धारा दे सकती है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहां पर 5 वोल्ट निकल के आएगा। अभी हमें X पता नहीं, तो हम लोग सबसे पहले लगा लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट, X बटा 4, ये बटा ये बराबर ये बटा ये। तो देखो ये निकल के आएगा 60 बटा 40, 60 बटा 40 का मतलब 3 बटा 2। तो यहां से X की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 3 बटा 2 गुणे 4, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, तो ये बनेगा 3 दूनी 6, तो 6 ओम निकल के आएगा X का मान। तो X का मान हमारे पास कितना निकल के आया, 6 ओम। तो अगर वो 6 ओम हो गया है, इन सब के बारे में बात करनी है, तो हम जानते हैं कि कुल लंबाई का प्रतिरोध कितना है, तो कुल लंबाई तो 100 सेंटीमीटर का प्रतिरोध दे रखा है, या इनको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं कि ये वैल्यू क्या क्या बनने वाली है, 0.01
ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो 60 अगर गुणा करा दिया जाए किससे, 0.01 से, तो कितना निकल के आएगा, तो ये सेंटीमीटर है, ये ओम प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, ये वैल्यू आएगी, तो ये बन गया 0.1 इंटू 6, ये 0.6 ओम बनेगा, और अगर ये 0.6 बनेगा तो 0.4 ओम निकल के आएगा। तो ये भी मान मिल गया हमें 0.6 ओम और ये 0.4 ओम मिल जाएगा। अब अगर हमें परिपथ में धारा लिखनी है तो धारा हम x में बाद में लिखेंगे, सबसे पहला काम करते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 4 ये 1 बन जाएगा, इसका मतलब ऊपर 6 4 10 है, और यहां पर परिपथ में कितना लगा है प्रतिरोध, 1 ओम लगा है, और यहां ये बैटरी कितनी जोड़ी गई है, तो 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ी गई है। तो यहां से जो धारा जा रही होगी वो बताओ कितनी लिखी जा सकती है, तो हम यहां कह सकते हैं 10 और 1, तो 10 गुणा 1/10 प्लस 1 लिखा जाएगा, समांतर क्रम में दो प्रतिरोध लगे हैं, तो बनेगा 10/11, इतना निकल के आएगा इसका आर तुल्य परिपथ का प्रतिरोध निकल के आएगा। अगर आर का मान 11/13 है तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी बैटरी से उसे लिख सकते हैं 5/10/11, तो ये हो जाएगा 55/10, मतलब 5.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो अब दो यहां पर जो धारा जा रही आई बराबर वो है 5.5 एम्पियर। अब अगर अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए तो क्या है, सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रखे हैं कि चित्र में AB एक 15 ओम प्रतिरोध का 1 मीटर लंबा तार है, ठीक है, ज्ञात कीजिए AB में विभव प्रवणता। तो सबसे पहले अगर AB में विभव प्रवणता निकालनी हो तो धारा तो निकाल लेते हैं ना, शून्य विक्षेप की स्थिति में काम करता है, ये परिपथ द्वितीयक परिपथ अलग रहेगा, तो यहां से देख सकते हैं ये प्लस है ये माइनस है, और इनके बारे में अगर ये वैल्यू लिखी जाए तो हम यहां कह सकते हैं जो धारा होगी प्राइमरी परिपथ में वो लिखी जाएगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल प्रतिरोध। तो देखो ये 10 है और इसका प्रतिरोध दिया गया 15, तो 15-10 क्या हो जाएगा, 25 लिखा जाएगा, तो हम इसे 15-10-25 लिख लेते हैं, इतनी एम्पियर की धारा बहेगी। तो अगर हम लिखें तार AB में विभव प्रवणता, तो तार AB में विभव प्रवणता कितनी निकल के आएगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे VAB बटा लेंथ लिखी जाएगी AB की, तो हम अगर लिखें तो लिखेंगे यहां पर IP बनेगा, इनटू में क्या लिखेंगे, लेंथ इसकी कितनी है, तो 1 मीटर लंबा तार है, और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, V बराबर IR लिखते हैं ना, तो ये हो गया I गुणा R का मान 15 वोल्ट ओम दे रखा है, तो I इंटू R हो गया विभव, और उसकी लंबाई लिखेंगे तो 1 मीटर होगा। IP का मान देखो 2/25 है ना, और यहां पर गुणा किससे हो रहा 15, तो 5 3 15 होता है, 5 5 25 होता है, ऊपर बन जाएगा 3 दूनी 6, तो 6/5 निकल के आएगा, और 6/5 को 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यहां पर 5 1 कम 5 लिख सकते हैं, एक बचेगा 5 दूनी 10, इतना निकल के आएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर ये विभव प्रवणता हो जाएगी। पूछा है अब विक्षेप स्थिति में AO की लंबाई बताओ, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी जब विक्षेप शून्य है। तो शून्य विक्षेप के लिए यहां से देख सकते हैं, शून्य विक्षेप जब होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, तो यहां से यहां के बीच का जो विभव पतन होगा अभी हम लोगों ने देखा था, अगर ये P है और ये Q है तो यहां से लिखा जा सकता है VA माइनस VO बराबर VP माइनस VQ। तो यहां कितना निकल के आएगा, तो इसमें हम यहां से देख सकते हैं 1.5 है, इसमें धारा कितनी बह सकती है, तो सेकेंडरी करंट क्या लिखी जा सकती है, टोटल वोल्टेज 1.5 डिवाइडेड बाई ये 12 है 0.3 है, तो 12 और 0.3 तो इसे लिख सकते हैं 12.3 लिखा जा सकता है। तो यहां पर ये वैल्यू जो निकल के आई, यहां पर ये 1.2 दिया गया है, तो अगर 1.2 यहां होगा तो ये वैल्यू बदलेगी, और इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे हम 1.5, तो सही है, डिवाइडेड बाय में 1.2 ये 1.5 बनेगा, इसमें धारा बनेगी 1 एम्पियर, और अगर 1 एम्पियर धारा बनेगी तो यहां से यहां का अगर हम विभव लिखें तो क्या लिख सकते हैं विभवांतर, तो ये लिखा जाएगा VP माइनस VQ, और बराबर में क्या लिखेंगे E माइनस IR, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस प्रतिरोध कितना है इसका आंतरिक प्रतिरोध, तो ये दिया गया है 1.2 इंटू R का मान 1 है, तो ये आएगा 0.3 वोल्ट, और अगर 0.3 वोल्ट निकल के आएगा तो ऊपर वाले के साथ बराबर कर देंगे, तो यहां से कह सकते हैं 0.3 वोल्ट विभव है यहां से यहां P और Q के बीच का, तो ऊपर वाले का विभव लिखना है तो I इंटू R से लिख सकते हैं। तो I हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, तो I निकालने के लिए विभव प्रवणता तो निकाल लिया है ना, तो विभव प्रवणता लिख लेते हैं 1.2, और साथ में क्या होगा गुणा करा लेते हैं उस लंबाई से जितनी लंबाई में आ रहा होगा, मान लेते हैं अगर L लंबाई पर ये मिल रहा है तो यहां से L की वैल्यू कितनी मिलेगी 0.3 बटा ये हो जाएगा 1.2, ये 3 बटा ये बनेगा 12,
तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4, 1/4 मतलब 100 अगर यहां से लिखेंगे तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमें शून्य अविक्षेप की स्थिति मिल रही होगी। तो ये कंप्लीट सवाल था जो विभवमापी पर आधारित था। तो विभवमापी के सवाल जब भी लगाने हो तो इस तरह से हमें लगाना है। यहां पर जो भी लगा होगा P और Q के बीच में विभव, A और यहां पर C लिखा हो सकता है, AO लिखा हो सकता है, उसके बीच में विभव के बराबर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट था, शॉर्ट वीडियो था। पूरे 7 नंबर के सवाल यहां से बनते हैं जिसमें ये उपकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन पर आधारित सवालों की प्रैक्टिस जरूर पेपर में करके जाएं। KVL KCL कैसे लगाया जाता है परिपथ में, ये बात भी हम लोगों ने डिस्कस की। तो ये कंप्लीट वन शॉट लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मैग्नेटिज्म और मैटर को लेकर के, जिसमें हम विद्युत धारा के